हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी और टॉपिक में। देखिए, हमने पिछली वीडियो में हरिद्वार जनपद को कवर किया था और आज हम देहरादून जनपद को कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, देहरादून जो नगर है वो बाह्य एवं मध्य हिमालय के बीच में स्थित दून घाटी में बसा हुआ है। इसका जो आकार है वो द्रोण जैसा है। कैसा आकार है इसका? द्रोण जैसा। ठीक है, कैसा आकार है इसका? द्रोण के जैसा है। देखिए 1817 में, कितना? 1817 में इसे जिला बनाकर मेरठ मंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। ठीक है, और 1975 में, कितना? 1975 में यह गढ़वाल मंडल में आया या फिर गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आया। ठीक है, और देखो ऐसी मान्यता, देखो इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि हाँ, महाभारत काल में आचार्य द्रोण का आश्रम था। किसका? आचार्य द्रोण। ठीक है ना, आचार्य द्रोण का आश्रम था। इसी कारण इसे द्रोण घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इसका नाम देहरादून क्यों पड़ा? अब देखिए देहरादून इसका नाम क्यों पड़ा? 1676 में। देखिए 1676, कहीं किसी बुक में ये 1699 मिलेगा। हाँ देखिए 1676 में सिख गुरु रामराय जी के द्वारा यहाँ डेरा डालने के कारण इसका नाम देहरादून, क्या नाम पड़ा? देहरादून पड़ा, जो आज देहरादून के नाम से विख्यात है। कुछ लोगों का ऐसा मानना भी है कि गुरु रामराय के यहाँ देह त्यागने के वजह से यहाँ इसका नाम देहरादून पड़ा। यानी कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हाँ, गुरु रामराय जी का देह शरीर त्यागने की वजह से इसका नाम देहरादून पड़ा। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। जान लेते थोड़ा सा और कुछ इसके बारे में। ठीक है, देखिए 1804 से, कितना? 1804 तक, देखिए 1804 तक ये क्षेत्र गढ़वाल नरेशों के अधीन रहा। किसके? गढ़वाल नरेशों के अधीन रहा। और 1804 से 1815, कितना? 1815 तक ये गोरखा शासकों के अधीन रहा। और फिर 1815 से स्वतंत्रता तक ये ब्रिटिश शासकों के अधीन रहा। इतिहासकारों के अनुसार, देखो इतिहासकार जो थे उनके अनुसार देहरादून का प्राचीन नाम पृथ्वीपुर था। क्या नाम था? पृथ्वीपुर। इतिहासकारों के अनुसार देहरादून का प्राचीन नाम पृथ्वीपुर था। ठीक है, टिहरी नरेश फतेह शाह ने गुरु रामराय को 3 ग्राम दान में दिए थे। कितने? 3 दान। किसने दिए थे? टिहरी के नरेश कौन है? फतेह शाह। टिहरी के नरेश कौन है? फतेह शाह। और देखो 1636 में, कितना? 1636 में शाहजहाँ के सेनापति नवजात खान ने आक्रमण किया। क्या किया? आक्रमण। कितने? कब किया? 1636 में। ठीक है, उस समय गढ़वाल की जो संरक्षिका थी कौन थी? कर्णावती। कौन थी? कर्णावती थी। ठीक है, अब देखो 1803 में गोरखाओं ने आक्रमण किया और 14 मई 1804 ईस्वी में देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गोरखा और प्रद्युमन शाह के बीच युद्ध हुआ। देखो कब हुआ? देखो 1804 में। कब? 1804 में खुड़बुड़ा, देहरादून के खुड़बुड़ा, 1804 में देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गोरखा और प्रद्युमन शाह के बीच युद्ध हुआ और प्रद्युमन शाह इसमें क्या हुआ? मारा गया। कौन मारा गया? प्रद्युमन शाह। कौन मारा गया इसमें? प्रद्युमन शाह। अब सब मारा गया तो क्या कंटी लगा देते हैं। देखो अब इसको रिपीट कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा पता लग जाएगा इसमें। 1804 में, 14 मई 1804 ईस्वी में देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गोरखा और प्रद्युमन शाह के बीच में युद्ध हुआ और जिसमें प्रद्युमन शाह मारा गया।
ठीक है। और 1815 फिर 1815 तक देहरादून गोरखों के अधीन रहा, याद रहेगा आपको। देखो इसकी हिस्ट्री हम पूरी बारीकी से बता रहे हैं आपको ताकि आसानी से याद हो जाए। और इसके जो पीडीएफ के नोट्स है वो मैं इसके वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना या और उसको अपनी नोटबुक में उतार लेना, ठीक है। अब देखना 1398 में मोहन दर्रा से, देखो कौन सा दर्रा, मोहन दर्रे से तैमूर लंग ने देहरादून में प्रवेश किया। कब किया? 1398 में। कब? 1398 में मोहन दर्रे से तैमूर लंग ने देहरादून में प्रवेश किया। देखो हमने हरिद्वार शरीफ में पढ़ा था, उसमें भी तैमूर लंग का जिक्र था, ठीक है। तो अब देखिए फिर 1814 में, कब? 1814 में अंग्रेजी सेना, 1814 में, कब? 1814 में जो अंग्रेजी सेना थी, वो अंग्रेजी सेना जब वो देहरादून में कैसे आई, वो कैसे आई? मोहन और तिमली दर्रों के द्वारा, ठीक है ना। 1814 में मोहन और तिमली दर्रों के द्वारा अंग्रेजी सेना देहरादून में आई। फिर 1814 में ही नाला पानी में बालभद्र थापा व जनरल जलेस्पी के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना के बीच में युद्ध हुआ। किस किस में? बालभद्र और जनरल जिलेस्पी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध हुआ। और 1867 में देहरादून नगर पालिका बनाई गई। और 9 दिसंबर 1998, कितना? 9 दिसंबर 1998 देहरादून नगर निगम बनाया गया, ठीक है। ये था इसका इतिहास। अब इसके जो नेशनल हाईवे उनको जान लेते हैं मैप के द्वारा। चलिए अब बात करते हैं देहरादून के नेशनल हाईवे के बारे में। यहाँ पे कौन कौन से नेशनल हाईवे हैं, ठीक है। देखिए एक नेशनल हाईवे NH07, ये पोटा साहिब से कहाँ पहुँचता है? ये पोटा साहिब से पहुँचता है देहरादून, ये पोटा साहिब से पहुँचता है देहरादून। और देहरादून से ये होता हुआ NH07 कहाँ पहुँच जाता है? आपका ऋषिकेश पहुँच जाता है, ठीक है। और ये किसी किसे जोड़ता है? ये जो नेशनल हाईवे NH07 ये जोड़ता है आपका अम्बाला और आपका ऋषिकेश, देहरादून और ऋषिकेश को ये जोड़ता है, ठीक है। और फिर देखो ये NH यहाँ से विकास नगर से नेशनल हाईवे निकलता है NH507, ये कालसी से होता हुआ ये चल जाता है आपका उत्तरकाशी के बाड़कोट में। और ये किस को जोड़ता है? विकास नगर को जोड़ता है, कालसी को जोड़ता है और बाड़कोट को जोड़ता है। फिर एक नेशनल हाईवे है, NH307, ठीक है। NH307 ये छुटमलपुर से होता हुआ ये आज पहुंचता है देहरादून। और ये किस को जोड़ता है? छुटमलपुर और देहरादून को जोड़ता है, ठीक है। इसके बाद एक नेशनल हाईवे आता है यहाँ से, ये रहा देखो NH34, ये आता है दिल्ली से। कहाँ से आता है? दिल्ली से होता हुआ कहाँ पहुँचता है? आपका बद्रीनाथ और माणा। ये किस को जोड़ता है? बद्रीनाथ और माणा को। देखो कौन कौन से नेशनल हाईवे की बात की हमने? NH07 और 507, ठीक है, और 34, ठीक है, और 307 3007, इतने नेशनल हाईवे पर हम बात किए। चलिए अब बात कर लेते हैं देहरादून के नदी तंत्र के बारे में। कौन कौन सी यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ बहती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझना। देखो एक नदी आती है टोंस नदी। देखो टोंस नदी का अपना एक अलग इतिहास है। देखो इसकी कुल लंबाई 148, कितनी? 148 किलोमीटर। हम टोंस नदी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और टोंस नदी जो, ठीक है। देखिए अब देखो जो टोंस नदी है, कौन सी? टोंस नदी है। देखो ये उत्तरकाशी के बंदरपूंछ पर्वत के सर्वारोहिणी ग्लेशियर से निकलने वाली जो सूपी नदी है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार क्षेत्र से आने वाली जो रूपिन नदी है, ठीक है। सूपिन और रूपिन नदी के मिलने से बनती है किस के?
सुपिन और रूपिन। ठीक है, सुपिन और रूपिन नदी के मिलने से बनती है टोंस नदी। इसकी कुल लंबाई 148 किलोमीटर। देखो यहाँ से आ रही है टोंस नदी। अब देखो ये इधर देखो, ये इधर आपका हिमाचल प्रदेश है ये रहा। अभी हिमाचल प्रदेश को से ये कहते हैं टच करते हुए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर, ठीक है, यहाँ पे एक डाक पत्थर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ डाक पत्थर ये रहा, इसका जो संगम स्थल ये रहा। डाक पत्थर और कालसी के बीच ये यमुना में मिल जाती है। ये यहाँ नदी आ रही है इधर से, ये आ रही है यमुना नदी। ठीक है, ये नदी यमुना नदी आ रही है और इधर से आ रही है टोंस नदी, आपको दिख रही होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो ये डाक पत्थर, ये रहा डाक पत्थर बैराज, और यहाँ कालसी है, देखो यहीं पे कालसी है। यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, संगम हो रहा है, ये इसका संगम स्थल है। यहाँ पे आके क्या हो रहा है, ये यमुना नदी में मिल रही है। आई होप टोंस नदी का आप जो हिस्ट्री है उसकी समझ पाए होंगे, कहाँ से निकल रही है, किस किस नदी से मिलकर बन रही है और उसकी कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, अब देखो, अब इन नदी जो टोंस नदी है, टोंस नदी पर कौन कौन सी परियोजना बनी हुई है उसको देख लेते हैं। देखो टोंस नदी पर जो परियोजना है, एक तो है किमाऊ बांध परियोजना। ठीक है, ये आपको यहाँ पे कौन सी है, किमाऊ बांध परियोजना। फिर एक परियोजना है छिब्रो परियोजना। देखो यहाँ भी टोंस नदी बनी है। यमुना नदी पर कौन कौन सी परियोजना बनी हुई है, ये देखो ब्यासी परियोजना। कौन सी, ब्यासी परियोजना। और देखो जो डाक पत्थर बैराज है, ये कौन सा है, डाक पत्थर बैराज। ठीक है, और देखो इनसे जो आगे चलेगी, आगे जाने पर तो जो यमुना नदी आगे निकल रही है, यहाँ पे लिखी है वुहान, यहाँ पे है वुहान परियोजना। कौन सी है, वुहान परियोजना। आप यहाँ पे जो परियोजना समझ में आई होगी आपके। ठीक है, कौन कौन सी नदी पे कौन कौन सी परियोजना बनी हुई है। ठीक है, अब देखो इधर की साइड देखो, यहाँ पे मसूरी। ठीक है, मसूरी, यहाँ से एक नदी निकल रही है, आ रही है, यह स्पिना नदी। कौन सी, स्पिना नदी। और यहाँ भी यह देखो, ये आपकी स्पिना नदी और ये आपकी सोंग नदी है। ठीक है, और ये आपकी है सोंग नदी। ठीक है, और ये आगे जाके कहते मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पे ये नदी जा रही है आपकी, यहाँ से होती है जा रही है गंगा नदी। इसके बारे में हम आपको बता दें कंप्लीट। ठीक है, और ये नदी आके कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में, और गंगा नदी इसको लेकर आगे निकल जाती है हरिद्वार से। अब देखो इसमें कौन कौन सी परियोजना, देखो ब्यासी परियोजना होगी, कुल्हाल परियोजना होगी। ठीक है, कुल्हाल परियोजना होगी, और किसाऊ बांध परियोजना होगी, और छिब्रो होगी, और डाक पत्थर बैराज और आसन बैराज। आसन बैराज कहाँ पे, ये रहा आसन बैराज। ठीक है, चलो आप इसकी परियोजना और नदी तंत्र को समझे होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके प्रमुख पर्यटक स्थल के बारे में। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं देहरादून के कुछ पर्यटक स्थल के बारे में। देखिए इसका जो पहला पर्यटक स्थल है वो है मंसूरी। क्या है, मंसूरी। ठीक है, देखो मंसूरी की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1825 में। कब हुई थी, 1825 में। और किसने की थी, कैप्टन यंग ने। कैप्टन यंग ने किसने की थी, कैप्टन यंग ने की थी। देखो मंसूरी को ही, देखो मंसूरी को ही गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ठीक है, किस देखिए किसका, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है मंसूरी को। फिर देखिए यहाँ पर 1832 में, कब, 1832 में, कब, 1832 में जॉर्ज एवरेस्ट मंसूरी आए। उनके नाम पर यहाँ पर एक क्या है, एवरेस्ट पार्क भी स्थित है। ठीक है, 1865 में जॉर्ज एवरेस्ट पीक, एक शिखर का नाम भी यहाँ रखा गया। और मंसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना, जो यहाँ मंसूरी में लाइब्रेरी है, इसका नाम है मंसूरी स्टेशन लाइब्रेरी, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1843 में। कब हुई, 1843 में। और देखो जो पुस्तकालय केंद्र, संगठन केंद्र है यहाँ पे, ठीक है, उसको गठित किया गया 1843 में, उसको भी गठित किया गया, जो यहाँ पर पुस्तकालय संगठन केंद्र है। ठीक है, मंसूरी में तिब्बत की पहली निकासित सरकार बनाई गई। ठीक है, ये था मंसूरी का कुछ इतिहास। चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड प्रमुख पर्यटक स्थल कालसी के बारे में। किसके, कालसी। ठीक है,
देखो कालसी का एक अलग इतिहास है। देखो कालसी यमुना नदी के तट पर बसा है, ठीक है। कालसी का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, कालकूट, ठीक है। कालकूट खलतिका और ह्वेनचांग ने कालसी को क्या बताया, सुधनगर बताया, ठीक है। क्या बताया, सुधनगर। किसने बताया, ह्वेनसांग, जो चीनी यात्री था, ठीक है। देखो उसने हरिद्वार को क्या बताया था वो हमने बता चुका। और देखो जो भी आया उसने अपने हिसाब से सभी को अपना एक नया नाम दिया, ठीक है। क्या इसको क्या बताया, कालसी को क्या बताया, शुद्धनगर बताया। अब बात कर लेते हैं लाखा मंडल के बारे में। किसके, लाखा मंडल के बारे में। लाखा मंडल, देखो लाखा मंडल लाखों मूर्ति का भंडार, नाम से पता लग रहा होगा, लाखा मंडल। लाखा मंडल मतलब लाखों मूर्ति का भंडार, ठीक है। लाखों मूर्ति का भंडार, इसलिए इसका नाम लाखा मंडल रखा गया, ठीक है। अब बात करते हैं हनोल के बारे में। हनोल, यहाँ पर जो जौनसारी है, जौनसारी ना के प्रसिद्ध जो देवता महासू देवता का मंदिर है। हम आपको बताए थे, जो जहाँ लिखा हुआ हनोल लिखा उसके ठीक ऊपर हमने आपको मंदिर बताया, जब अभी आपको मैप में बता रहे थे, ठीक है। किसका मंदिर है, महासू, महासू देवता का मंदिर, देवता का मंदिर, ठीक है। और किनके प्रसिद्ध देवता हैं, जौनसारियों के, ठीक है ना। जौनसारी एक जाति है, ठीक है, जनजाति है, ये जनजाति में आती है, ठीक है। अब बात करते हैं चक्राता के बारे में। अगला पर्यटक स्थल चक्राता, चक्राता, ठीक है। देखो चक्राता में क्या था, देखो क्योना जलप्रपात, देखो चक्राता में क्या है, क्योना जलप्रपात है, क्या है, क्योना जलप्रपात। और टाइगर फॉल जलप्रपात भी आपका यहीं पे स्थित है, ठीक है। देखो इसको पहाड़ों का राजा भी कहा जाता है। चक्राता को क्या कहा जाता है, पहाड़ों का, यानी कि द किंग ऑफ हिल, है ना। तो उसको पहाड़ों का राजा भी कहा जाता है। देखो इसकी स्थापना कर्नल ह्यूंग ने की थी। किसने की थी इसकी स्थापना, इसकी स्थापना कर्नल ह्यूंग, कर्नल ह्यूंग ने की थी, ठीक है। देखो इसमें अगला जो पर्यटक स्थल वो कानासर भी है और ऋषिकेश भी है। देखो ऋषिकेश आधा देहरादून के अंतर्गत आता है, आधा टिहरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए हमने इसमें इसके इतिहास, नदी तंत्र और मैप के द्वारा बताया गया आपको, और इसके प्रमुख पर्यटक स्थल के बारे में बता दिया आपको। हमने इस वीडियो में देहरादून के इतिहास, ठीक है, और उसके नदी तंत्र मैप के द्वारा बता दिए गए, उसके जलप्रपात भी बता दिए गए हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी परियोजना वो भी बता दी गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।